हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हानु ग्लोबल स्टडीज के इस मंच पर। मैं गौरव सिंह आपके सामने, और हम लेकर चल रहे थे रीजनल ज्योग्राफी। रीजनल ज्योग्राफी में हमने सबसे पहले दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप को कवर किया था, उसकी सारी विशेषताओं के बारे में जाना था। और उसके बाद हमने सबसे पहले नॉर्थ अमेरिका, उसके बाद दक्षिण अमेरिका, और उसके बाद आज हम पहुंचे हैं यूरोप महाद्वीप पर। ठीक है, यूरोप महाद्वीप के बारे में सबसे पहले हमें लोकेशंस के बारे में, क्योंकि जैसे कि हमारी अध्ययन की प्रक्रिया रही है कि सबसे पहले हम ज्योग्राफिकल लोकेशंस को इंडिकेट करने का प्रयास करते हैं कि कौन कौन से कंट्रीज कहाँ कहाँ पर हैं, उनकी राजधानियाँ क्या क्या हैं। ठीक है, और कौन कौन से महाद्वीप लगते हैं, कौन कौन से महासागर लगते हैं। ठीक है, उसके बाद हम जल संधियों पर पहुंचते हैं, और उसके बाद हम वहाँ के ज्योग्राफिकल माउंटेन्स को देखते हैं, और फिर सबसे एंड में हम नदियाँ, और नदियों के बाद कुछ विशेषताएं ऐसी जो यूरोपीय महाद्वीप के बारे में कुछ अन्य विशेषताएं होती हैं, इंपॉर्टेंस रखती हैं, जो एग्जाम में आपके मिसलिनियस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं यूरोपीय महाद्वीप से। तो यूरोपीय महाद्वीप से स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आपको यूरोप का मैप आपके पास होगा, यूरोपीय महाद्वीप का मैप। यूरोपीय महाद्वीप के बारे में जैसे कि हमने बात की थी कि महाद्वीप जो होते हैं 7 महाद्वीप होते हैं। सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया, फिर दूसरा अफ्रीका, फिर नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, उसके बाद क्या कहते हैं ऑस्ट्रेलिया, और फिर यूरोप, और फिर अंटार्कटिका। नहीं जी, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। सातवां जो सबसे छोटा महाद्वीप है वो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। ठीक है, छठा जो सबसे बड़ा महाद्वीप है वो कौन सा है? यूरोप है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि यूरोप जो है वो क्षेत्रफल के आधार पर कौन से नंबर पर आता है, तो आप याद रखिएगा छठे नंबर पर। हालांकि हमने जब स्टार्टिंग की थी रीजनल ज्योग्राफी की, तो हमने उसमें स्टार्टिंग में ही आपको ये सब चीजें बताई थी कि कौन कौन से महाद्वीप होते हैं, उनका क्रम क्या है क्षेत्रफल के आधार पर। साथ ही साथ हमने महासागरों के बारे में भी बात की थी। ठीक है, आज हम यूरोप महाद्वीप के बारे में पढ़ने वाले हैं। यूरोपीय महाद्वीप में कंट्री आपको दिख ही रही होंगी यहाँ पर। ठीक है, कौन कौन से हैं आपको मैंने जब स्टार्टिंग की थी मैंने आपको बताया था कि जो रशिया है, रशिया का कुछ पार्ट जो है वो यूरोप में आता है, और कुछ पार्ट जो है वो एशिया में आता है। इसलिए इसको क्या कहा जाता है? यूरेशिया कहा जाता है। यूरेशिया के नाम से भी जाना जाता है इसको। ठीक है, क्योंकि ये पार्ट जो है दोनों में, यूरोप प्लस एशिया में, दोनों में होता है। ठीक है जी, तो आज हम इसी की पूरे ज्योग्राफिकल लोकेशंस के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहली बात, जब हम यूरोप के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले कि हमें कौन कौन से महासागर लगते हैं। ठीक है, तो इसके उत्तर में कौन सा महासागर है आप बताएंगे? आपके आप अपना मैप खोल लीजिएगा। ठीक है, तो इसके उत्तर में जो है वो है आर्कटिक महासागर। कौन सा महासागर है? आर्कटिक महासागर। आर्कटिक महासागर में भी यहां पर अगर आप देखें तो ये जो लाइन आप देख रहे हैं, ये वाली लाइन, ये आर्कटिक वृत्त की है। कौन सी वृत्त की है? आर्कटिक वृत्त। इसको बोलते हैं आर्कटिक वृत्त, और ये है 66.5 डिग्री नॉर्थ। तो इसके उत्तर में जो महासागर है उसको बोलते हैं आर्कटिक महासागर, और यहीं पर ही नॉर्वे से लगता हुआ एक नॉर्वेजियन सी भी है। ठीक है जी, ग्रीनलैंड सी है, ग्रीनलैंड से लगता हुआ। ग्रीनलैंड ऊपर है, जैसे कि मैंने आपको बताया था जब हमने उत्तरी अमेरिका पढ़ा था, तो उत्तरी अमेरिका में ही हमने ग्रीनलैंड के बारे में जाना था कि अगर हम आपसे पूछेंगे कि आप एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि प्राकृतिक रूप से ग्रीनलैंड किसका पार्ट है, तो आप बताएंगे उत्तरी अमेरिका का पार्ट है। लेकिन राजनीतिक रूप से अगर आपसे पूछा जाएगा कि बताइए किसका पार्ट है, तो आप बताएंगे कि ये यूरोप का पार्ट है, और यूरोप में भी डेनमार्क का पार्ट है। ठीक है, तो सबसे पहली बात कि इसके उत्तर में कौन सा महासागर है? आर्कटिक महासागर। इसके दक्षिण में जब हम बात करते हैं तो ये जो आप महासागर आप जो देख रहे हैं इसको बोलते हैं भूमध्य सागर। ठीक है जी, तो ये पूरा का पूरा महासागर जो है, ये आप जो देख रहे हैं ये वाला, ये पूरा का पूरा जो महासागर आप देख रहे हैं, इस पूरे के पूरे महासागर को किस नाम से जाना जाता है? भूमध्य सागर। मेडिटेरियन सी इंग्लिश में लिखा हुआ है आपके। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? भूमध्य सागर। ठीक है जी, अगर आपसे पूछेगा कि इसके पश्चिम में कौन सा महासागर है, तो आप बताएंगे उत्तरी अटलांटिक महासागर।
उत्तरी अटलांटिक महासागर। और मैंने आपको जब यूरोप का क्या कहते हैं पूरे महाद्वीप का महासागरों का मैप बनाया था, तो वहां पर मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर एक यूराल पर्वत है और यूराल नदी भी है, जो इस पूरे रशिया को दो भागों में बांटता है। ठीक है जी, तो आज हम यहीं से स्टार्टिंग करेंगे। और मैं आपको बता दूं कि जो पूरा यूरोप है वो पूरे भौगोलिक क्षेत्रफल का मात्र 6.7% है। तो आपसे पूछा जाए कि विश्व के भूगोल का कितने प्रतिशत भाग यूरोप है, ठीक है, विश्व के भौगोलिक क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है, तो आप याद रखिएगा कि ये मात्र 6.7% है। ठीक है, तो विशेषताओं की बात करते हैं। तो विशेषताओं में आप याद रखिएगा, पहला पॉइंट आप लिख लीजिएगा कि यूरोप विश्व का यूरोप क्षेत्रफल के आधार पर विश्व का छठा, कौन सा जी, छठा सबसे बड़ा महाद्वीप है, बड़ा महाद्वीप है। ठीक है जी, तो सबसे पहली बात तो नंबर ही पूछेगा जी, वो कौन सा महाद्वीप है, कौन से नंबर पर आता है। ठीक है जी, और जैसे कि मैंने बताया कि इसके उत्तर में कौन सा महासागर है, आर्कटिक महासागर। तो याद रखिएगा यूरोप के उत्तर में आर्कटिक महासागर, दक्षिण में कौन सा महासागर है जी, भूमध्य सागर है। दक्षिण में भूमध्य सागर, और पश्चिम में कहां पर जी, पश्चिम में, तो आप अपने मैप में देख के बताइए कि पश्चिम में कौन सा है। पश्चिम में उत्तरी अटलांटिक महासागर, कौन सा जी, उत्तरी अटलांटिक महासागर स्थित है। महासागर स्थित है। ठीक है, और जैसे कि मैंने बताया कि ये पूरे विश्व के भौगोलिक क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है, मात्र 6.7% है। तो ये पॉइंट भी आप नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये एग्जाम में आया हुआ है कि विश्व के भौगोलिक क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है, 6.7% है। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा अच्छे से, 6.7% है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कुछ अन्य विशेषताओं के बारे में जो हमें इस यूरोप महाद्वीप के बारे में पता होनी चाहिए। जैसे यूरोप महाद्वीप जो है वो इसे मतलब जैसे पहली पॉइंट तो आप ये वाला भी लिख लीजिएगा कि ज्योग्राफिकल लोकेशन में कि ये यूराल पर्वत, यूराल नदी, और यहीं पर एक सागर पड़ता है। ठीक है जी, ये ब्लैक सागर आप देख रहे हैं, यहाँ पर ब्लैक सागर के पास ही यहाँ पर एक सागर पड़ता है, कैस्पियन सागर। कौन सा सागर, कैस्पियन सागर। तो याद रखिएगा यहाँ पर सबसे ऊपर यूराल पर्वत, उसके नीचे आएगी यूराल नदी, और उसके नीचे आएगा कैस्पियन सागर। तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि जो यूरोप है वो एशिया से कैसे अलग होता है, तो यूराल पर्वत, यूराल नदी और कैस्पियन सागर से अलग होता है। ठीक है जी, तो आप इसको लिख लीजिएगा, यूरोप एशिया से यूराल पर्वत, यूराल नदी व कैस्पियन सागर से अलग होता है, सागर से अलग होता है। ठीक है जी, तो हम विशेषताओं की बात कर रहे थे। तो पहली विशेषता जो हमने बताई कि ये कहां कहां पर इसकी ज्योग्राफिकल लोकेशंस कौन कौन सी हैं। उसके अलावा ये
कौन कौन सी पर्वत से अलग होता है, कौन सी नदियों से अलग होता है, ठीक है जी। उसके अलावा ये जो महाद्वीप आप देख रहे हैं पूरा का पूरा, ठीक है जी, तो मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग वाले दिन ही कि अगर कोई क्षेत्रफल तीन ओर से समुद्र से घिरा हुआ है, कोई क्षेत्रफल, कोई आइलैंड तीन ओर से पानी से घिरा हुआ है, तो उसको क्या कहते हैं, प्रायद्वीप। तो आप देख रहे हैं कि ये जो पूरा का पूरा जो क्षेत्रफल है, ये पूरा का पूरा किससे घिरा हुआ है, पानी से घिरा हुआ है, तो इसको कहा जाता है प्रायद्वीप। लेकिन अगर आप इसके अंदर भी जाएंगे, इसके अंदर जब जाएंगे तो आप देखेंगे कि ये जो क्षेत्र, ये इसके जो कंट्रीज हैं वो भी समुद्र से, मतलब कि किसी ना किसी सागर से लगे हुए हैं, और वो भी प्रायद्वीप कहा जाता है, उनको भी प्रायद्वीप कहा जाता है। तो इसीलिए यूरोप को प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कहा जाता है, क्योंकि पूरा यूरोप जो है तीन ओर से समुद्र से क्या कहते हैं, जल से घिरा हुआ है। और उसके जितनी भी कंट्रियां हैं, ये कंट्री आप देख रहे हैं इधर, नॉर्वे, स्वीडन, और यहाँ पर फिनलैंड वगैरह पूरी, और यहाँ पर एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, ठीक है जी, और यहाँ पर डेनमार्क देखेंगे, इंग्लैंड तो पूरा का पूरा ही पानी से घिरा हुआ है चारों ओर से। यहाँ पर आप आ जाइए, इटली से आ जाइए, ठीक है जी, ग्रीस में आ जाइए, और यहाँ तक आ जाएंगे आप, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर जित कंट्रियां जो हैं वो भी किसी ना किसी सागर या किसी न किसी महासागर से लगी हुई हैं। तो इसीलिए, इसी कारण जो यूरोप है उसे प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कहा गया है। तो याद रखिएगा, यूरोप को प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कहा जाता है। यूरोप को प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कहा जाता है, प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कहा जाता है, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया कि क्यों कहा जाता है, क्योंकि जब हम प्रायद्वीप की बात करते हैं तो प्रायद्वीप का मतलब ये होता है कि तीन ओर से जल से घिरा हुआ क्षेत्र। लेकिन जब हम अंदर की बात करते हैं कि इनके जो देश हैं वो भी समुद्र से घिरे हुए हैं, तो इसीलिए हम जो प्रायद्वीप हैं उनके अंदर जो प्रायद्वीप हैं, ठीक है, इसीलिए उसको ऐसा कहा गया कि प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप, ठीक। अब हम बात करते हैं इंग्लैंड की। इंग्लैंड में की बात करते हैं, ये वाला जो क्षेत्र आप देख रहे हैं इंग्लैंड, इंग्लैंड जो है एक्चुअल में कई भागों में बटा हुआ है, ठीक है जी। इसको पूरे की अगर बात करें तो ये पूरा जो क्षेत्र है, ये जिसको हम ब्रिटेन बोलते हैं, यहां ऊपर वाले क्षेत्र को कहा जाता है स्कॉटलैंड, वेल्स कहा जाता है, उसके बाद स्कॉटलैंड, उसके बाद इंग्लैंड, और उसके बाद ये वाला जो नॉर्थ आयरलैंड का क्षेत्र है, ठीक है। तो आपके एग्जाम में कभी भी क्वेश्चन आए कि बताइए कि इंग्लैंड की जब हम बात करते हैं ब्रिटेन की, किसकी बात करते हैं, ब्रिटेन की, तो ब्रिटेन में वेल्स, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और उत्तरी आयरलैंड शामिल है, उत्तरी आयरलैंड शामिल है, ठीक है। लेकिन अगर आपके पेपर में क्वेश्चन आया कि बताइए ब्रिटेन में कौन कौन सा पार्ट शामिल है, तो आप बताएंगे वेल्स है, स्कॉटलैंड है, इंग्लैंड है। लेकिन अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि बताइए ग्रेट ब्रिटेन में कौन कौन से पार्ट शामिल हैं, कौन कौन ग्रेट ब्रिटेन में, ठीक है। तो जब आपसे पूछा जाएगा ब्रिटेन में, तो आपको ये तीनों पार्ट लगाने पड़ेंगे, चारों पार्ट। लेकिन जब आपके एग्जाम में आएगा कि बताइए ग्रेट ब्रिटेन में कौन कौन से पार्ट हैं, तो आप केवल ये तीनों पार्ट, ग्रेट ब्रिटेन, तो वेल्स, स्कॉटलैंड और इंग्लैंड तीनों को मिलाकर बनता है ग्रेट ब्रिटेन। लेकिन अगर हम वेल्स, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड के साथ साथ उत्तरी आयरलैंड को भी शामिल कर लेते हैं, तो तब ये बन जाता है, क्या बन जाता है, ग्रेट ब्रिटेन बन जाता है। तो यहां पर मैंने आपको लिख दिया है, ठीक है। उसी के साथ साथ एक बहुत ही फेमस, वैसे मैं आपको बता दूं कि यूरोप का जो सबसे प्रसिद्ध शहर है, प्रसिद्ध जो कंट्री है, वो इंग्लैंड ही है, ठीक है, क्योंकि इसकी राजधानी जो है लंदन, और लंदन लोग घूमने के लिए जाते हैं, लंदन ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है। साथ ही साथ वैसे तो मैं आपको बता दूं कि फ्रांस की राजधानी पेरिस, जिसको फैशन सिटी के नाम से जाना जाता है, जर्मनी की राजधानी बर्लिन, वहां पर भी लोग घूमने के लिए जाते हैं, ठीक है। यूरोप जो है फेमस है डेस्टिनेशन पॉइंट के लिए, डेस्टिनेशन पॉइंट लोग घूमने के लिए जाते रहते हैं, ठीक है जी। उसके अलावा मैं आपको बात करता हूं इटली की। ये आप इटली यहां पर देख रहे हैं, इटली की राजधानी रोम है। इटली के बीच में ही एक शहर बसा हुआ है, एक देश है जिसका नाम है वेटिकन
सिटी। क्या नाम है? वेटिकन सिटी। मैं आपको बता दूं कि ईसाई धर्म के जो कैथोलिक चर्च हैं, कैथोलिक चर्च का जो मुख्यालय है वो यहीं पर पाया जाता है। क्या, कौन सा? वेटिकन सिटी में। ठीक है, तो ईसाई धर्म के कैथोलिक चर्च का जो मुख्यालय है वो वेटिकन सिटी में ही है। ठीक है, तो याद रखिएगा। और ये जो इटली, जो रोम है, इटली की राजधानी रोम, ये ऐतिहासिक स्थलों में से एक है। ठीक है जी। ऐसा कहा जाता है कि जब क्या कहते हैं, पुराने जो साम्राज्य हुआ करते थे यूरोप में, ठीक है जी, उसकी जो राजधानी हुआ करती थी वो इटली हुआ करती थी। हालांकि इनकी दो राजधानी हुआ करती थी, एक टर्की और एक इटली। पूर्वी राजधानी तुर्की हुआ करती थी और पश्चिमी राजधानी इटली हुआ करती थी। तो ये बातें आप याद रखिएगा। तो याद रखिएगा कि आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। इटली के बारे में आप लिख लीजिएगा। इटली में इटली के बीच, ऐसे लिखिएगा, इटली के बीच, इटली के बीच ईसाई धर्म, ईसाई धर्म के कैथोलिक चर्च, चर्च का मुख्यालय, मुख्यालय वेटिकन सिटी, वेटिकन सिटी में स्थित है, सिटी में स्थित है। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे यूरोप की। यूरोप के बारे में मैं आपको बता दूं कि जैसे ये कैस्पियन सागर है, यहाँ पर बाल्टिक सी है। ठीक है जी। हम बीच बीच में आज जो हमारा मकसद है कि हम पहले यहाँ के सारे कंट्रियों को जाने। सबसे पहले मैं आपको इंग्लैंड के बारे में बताया, यहाँ पर इटली के बारे में बताया। ये जो आप देख रहे हैं ये है नॉर्वे, ये नॉर्वे की राजधानी ओस्लो। मैं आपको आज राजधानियां और उनकी मतलब कि देश और उनकी राजधानियां सारी की पूरी पूरी नोट डाउन करा देता हूं। ठीक है जी। तो ये जैसे कि नॉर्वे है, नॉर्वे की राजधानी ओस्लो। यहां पर आप देखेंगे कि यहां पर 3 ऐसे देश हैं जो आर्कटिक वृत्त से होकर गुजरते हैं। कितने देश हैं जी? नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क और रशिया। और रशिया जो, क्योंकि यूरोप और एशिया दोनों का पार्ट है। ठीक है जी। तो आप याद रखिएगा, यूरोप के नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, और नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और रशिया तीनों से आर्कटिक वृत्त होकर गुजरता है। ठीक है जी। तो याद रखिएगा आप। ठीक है जी। तो याद रखिएगा, आर्कटिक वृत्त कहां से गुजरता है? नॉर्वे से, स्वीडन, फिनलैंड और रूस से होकर गुजरता है। ठीक है जी। आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है कि आर्कटिक वृत्त बताइए यूरोप के कौन कौन से कंट्री से होकर गुजरता है। तो उसमें आपको ये याद रखना है कि कौन कौन से होकर गुजरता है। तो ये इनसे अलग अगर कोई कंट्री आती है, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और रूस से, तो उसके बारे में आपको वहां पर बताना है। उसी के साथ साथ ही मैंने यहाँ पर आपकी पूरे के यूरोप की कंट्रियों की राजधानियां भी दी हैं। ठीक है जी, नोट डाउन करा दी है। और मैं उम्मीद करूंगा कि आप इन सभी को लिखकर इनको अच्छे से याद करेंगे। और याद करने से मेरा मतलब है कि आप ये जो राजधानियां हैं अगर आप इनको याद कर लेते हैं तो आप ही के एग्जाम के लिए फायदेमंद होगा। क्योंकि कभी कभी ये होता है कि जैसे मान लीजिए कि कहीं पर कोई घटना घटित हुई, जैसे मान लीजिए कि फिनलैंड की राजधानी हेलेंस्की में कोई घटना घटित हुई या आयरलैंड की राजधानी डबलिन में कोई घटना घटित हुई, तो कभी कभी एग्जामिनर क्या करता है, उसी देश की राजधानी से ही क्वेश्चन पूछ लेता है कि बताइए उस देश की राजधानी क्या है। जैसे कुछ दिन पहले ही यूक्रेन, आपको पता ही है यूक्रेन वॉर चल रहा है, यूक्रेन और रशिया का वॉर चल रहा है। ठीक है जी। तो अभी कुछ दिन पहले एग्जाम हुए तो उसने यूक्रेन की ही राजधानी पूछ ली कि बताइए कि कीव जो है वो निम्नलिखित में से किसकी राजधानी है। ठीक है। तो उसने जो ऑप्शंस होते हैं जैसे उसमें डाल दिया तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान या फिर रशिया या फिर क्या कहते हैं यूक्रेन। तो उसने 4 ऑप्शन बनाए। तो अगर किसी ने अच्छे से राजधानियों को किया हुआ था तो वो एक क्वेश्चन जो है वो उसका सही से हो जाता। तो फ्रांस की राजधानी पेरिस, जैसे कि बहुत ही फेमस सिटी है पेरिस जो है वो
फैशन सिटी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है जी। हम आप इनकी जो डिटेल्स हैं वो हम आपको आगे भी, जब हम क्या कहते हैं इनके राज्यों के डिटेल्स के बारे में पढ़ेंगे, नदियों के बारे में पढ़ेंगे, वहां के पहाड़ों के बारे में पढ़ेंगे, तो वहां पर भी इनकी विशेषताओं के बारे में जानेंगे। ठीक है। तो आज हम सबसे पहले कि ये जो राजधानियां हैं उनको आप देखेंगे। जर्मनी की राजधानी बर्लिन। आप वीडियो को पॉज करके इनकी सभी को राजधानी को लिखने का कोशिश कीजिएगा। ठीक है जी। मैं एक बार बता देता हूं। ठीक है। यूनान की राजधानी एथेंस, हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट, पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन। स्टार लगा लीजिए। कुछ राजधानी ऐसी हैं जो ऊपर की क्या जी, मैं आपको बता दूं कि ये सभी राजधानी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट, रूस की राजधानी मॉस्को, स्पेन की राजधानी मैड्रिड, इटली की रोम, और जैसे कि मैंने आपको अभी भी बताया था कि इटली की, और इटली में ही एक वेटिकन सिटी भी स्थित है। यूनाइटेड किंगडम की राजधानी जो है, किंगडम की राजधानी लंदन, नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम, और स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा, और डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन, आयरलैंड की राजधानी डबलिन, फिनलैंड की राजधानी हेलेंस्की, और स्लोवेनिया की राजधानी लजुबुलजाना, और लग्जमबर्ग की राजधानी लग्जमबर्ग ही है। बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स है। पोलैंड की राजधानी वार्सा है, और स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम है। ये बात याद रखिएगा। ये वाली राजधानी और ये राजधानी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आती रहती है एग्जाम में। ठीक है। उसके अलावा स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न, यूक्रेन की राजधानी कीव, नॉर्वे की राजधानी ओस्लो, आइसलैंड की राजधानी रेक्जाविक, माल्टा की राजधानी वालेटा, लातविया की राजधानी रीगा, लिथुआनिया की राजधानी वेनियस, क्रोएशिया की राजधानी जाग्रेव, बोस्निया और हर्जेगोविना की राजधानी साराजेवो, और मैसेडोनिया की राजधानी स्कोप्जे, सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड, मोल्डोवा की राजधानी चिशिनाउ। ठीक है। उसी के साथ साथ आप यहां पर कुछ चीजें और भी देखिएगा। उम्मीद करूंगा कि आप लोग ये नोट डाउन कर लेंगे सभी। ठीक है जी। यहां पर कुछ कंट्रियां हैं। ठीक है जी। जैसे ये बाल्टिक कंट्रियां हैं। ठीक है जी। इन कंट्रियों को, ये 3 कंट्रियां जो यहां पर आप देख रहे हैं, एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया। एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया, इनको कहा जाता है बाल्टिक कंट्री, क्योंकि ये बाल्टिक सागर से लगी हुई है। ऐसा नहीं है, इनको कहा ही बाल्टिक कंट्री आ जाता है। ठीक है जी। तो ये कंट्री जो है ये बाल्टिक कंट्री के नाम से जानी जाती है, बाल्टिक देश। तो बाल्टिक देश में कौन कौन सी कंट्री आती हैं, याद रखिएगा। एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया। तो 3 कंट्रियां हैं जिनको बाल्टिक कंट्री के नाम से जाना जाता है। ठीक है जी। तो ये 3 कंट्रियां आपने लिखी, एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया। उसके अलावा 3 कंट्रियां और भी हैं जिनको वेनलेक्स कंट्री के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? वेनलेक्स कंट्री के नाम से। ठीक है। आप यहां पर देख रहे होंगे ये क्षेत्र, ये वाला क्षेत्र, ये क्षेत्र, यहां पर ये छोटा सा जो आप देश देख रहे हैं, इसको बोलते हैं लग्जमबर्ग। ठीक है जी। तो ये जो 3 कंट्रियां हैं, ठीक है जी, 3 कंट्रियां, इनको जाना जाता है वेनलेक्स कंट्रियों के नाम से। कौन सी कंट्रियों के नाम से? वेनलेक्स कंट्री, वेनलेक्स देश। एग्जाम में ये दोनों क्वेश्चन आ चुके हैं जी। बताइए निम्नलिखित में से कौन सी वेनलेक्स कंट्री नहीं है और बाल्टिक कंट्री इनमें से नहीं है। हालांकि अब तो क्वेश्चन जो हैं वो सागरों से लगते हुए आने लगे हैं। मैं आपको सागर से लगते हुए हर एक देश की ट्रिक के साथ लिखवाने की प्रयास करूंगा और कोशिश करूंगा कि आप इनको याद कर लेंगे। ठीक है। तो याद रखिएगा, वेनलेक्स कंट्रियां जो हैं, पहली है बेल्जियम, दूसरी है लग्जमबर्ग, और तीसरी है नीदरलैंड। नहीं। तो हमने आपको वेनलेक्स कंट्रियां, वेनलेक्स देश और बाल्टिक देश, ठीक है जी, दोनों ही लिखाए हैं। ठीक है। उसके अलावा मैं आपको बताता हूं कि ये यहां पर, जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो है, और हाँ, ये अगर आपसे पूछेगा कि आइबेरियन कंट्रियां कौन कौन सी है, तो मैं आपको बता दूं पुर्तगाल और स्पेन जो है वो आइबेरियन कंट्री के नाम से जाने जाती हैं। ठीक है। आइबेरियन, ठीक है, क्योंकि इसे आइबेरियन प्रायद्वीप के नाम से जाना जाता है। तो ये दोनों कंट्रियां जो हैं वो आइबेरियन प्रायद्वीप। ठीक है जी। तो आइबेरियन
प्रायद्वीप। तो आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा तो बताइएगा कि आइबेरियन प्रायद्वीप में कौन कौन सी कंट्रियां शामिल हैं। तो याद रखिएगा स्पेन और दूसरी कंट्री कौन सी है, पुर्तगाल। पुर्तगाल की राजधानी मैंने आपको अभी लिखाई थी लिस्बन, और स्पेन की राजधानी मैड्रिड। उसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ये वाला जो क्षेत्र है, कौन सा, ये वाला जो क्षेत्र है, ठीक है जी, इसको जाना जाता है स्कैंडिनेवियन पेनिसुला के नाम से, स्कैंडिनेवियन प्रायद्वीप के नाम से। ये जो आप नॉर्वे और स्वीडन वाला जो क्षेत्र पूरा का पूरा देख रहे हैं, इसको जाना जाता है स्कैंडिनेवियन प्रायद्वीप के नाम से, ठीक है जी। और ये एक मिनट रुकिएगा, ये भी छूट, हाँ ये पूरा का पूरा, ठीक है जी। तो इसमें फिनलैंड, नॉर्वे और स्वीडन दोनों शामिल हैं। तो आप याद रखिएगा कि जब आपसे पूछा जाएगा कि बताइए स्कैंडिनेवियन प्रायद्वीप में कौन कौन सी कंट्रियां शामिल हैं, तो यहां पर याद रखिएगा स्कैंडिनेवियन, एक मिनट रुकिए, स्कैंडिनेवियन प्रायद्वीप। तो स्कैंडिनेवियन प्रायद्वीप में याद रखिएगा कौन कौन सी कंट्रियां शामिल हैं। पहली है नॉर्वे, स्वीडन, और तीसरी कंट्री है फिनलैंड, ठीक है जी। तो तीन कंट्रियां मैंने आपको यहां पर वेनलेक्स कंट्रियां लिखाई, बेल्जियम, लग्जमबर्ग और नीदरलैंड। उसके अलावा आइबेरियन प्रायद्वीप पे कंट्रियां लिखाई, स्पेन और पुर्तगाल। स्कैंडिनेवियन प्रायद्वीप में कंट्रियां लिखाई, नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड लिखाई, ठीक है जी। उसके अलावा आपको बाल्टिक देश भी लिखाए, इस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया। और इसी के साथ हमारा जो ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र है कंट्रियों का, जिसमें हम ज्योग्राफिकल लोकेशन के बारे में बताने का प्रयास करते हैं, ठीक है, और राजधानियों के बारे में बताने का प्रयास करते हैं। तो और कल हम जो मिलेंगे, कल हम इनकी जल संधियों के बारे में मिलेंगे, स्टेट्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। क्योंकि आपको मैंने जब उत्तरी अमेरिका पढ़ाया था तो वहां पर बहुत सारी जल संधियां मैंने आपको पढ़ाई थी। इसी तरीके से यूरोप में भी बहुत सारी जल संधियां हैं। जो आप ये छोटे छोटे क्षेत्र देख रहे हैं, ये क्षेत्र देख रहे हैं, ये यहाँ पर, ये सब, यहाँ सभी पर, जैसे ये जिब्राल्टर जल संधि है, स्पेन को मोरक्को से अलग करती है, विश्व की सबसे बड़ी जल संधियों में से एक है, क्योंकि यहीं से ही भूमध्य सागर का रास्ता खुलता है और इसी को भूमध्य सागर की चाबी भी कहा जाता है, ठीक है जी। तो इसीलिए ये जो जल संधियां हैं ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। यहाँ पर इंग्लिश चैनल है, यहाँ पर बेरिश सागर है, ये सभी सारी की सारी जल संधियां आपको नेक्स्ट लेक्चर में पूरी की पूरी कराई जाएंगी। उसके साथ हम पहले हम करेंगे जल संधियां, उसके बाद जो हम करेंगे वो करेंगे हम यहाँ के माउंटेन्स, कौन कौन से यहाँ पर पहाड़ हैं, पर्वत पठार हैं, ठीक है। साथ ही साथ उसके बाद हम करेंगे नदियां, और नदियों के साथ साथ ही हम प्रयास करते हैं कि जो नदियों के किनारे बसे हुए शहर हैं, उनकी सहायक नदियां हैं, कौन कौन से खनिज तत्व हैं, उनके बारे में भी जानने का प्रयास करते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको जल संधियों के साथ मिलेंगे, ठीक है। धन्यवाद।